Student, today we will discuss about irregular period and its causes. आज हम इसी में डिस्कस करेंगे कि irregular periods क्या होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं इसे, और इसमें मतलब जो इसके डिसऑर्डर होते हैं उसको क्या नाम से हम लोग जानते हैं, तो और इससे होने वाले क्या खतरे हो सकते हैं, इसी के बारे में हम आज थोड़ा डिटेल देखेंगे। तो देखिए, जो इंट्रोडक्शन है इसका वो ये है कि जो मेनिस्ट्रल पीरियड है टिपिकली लास्ट 4 to 7 days एंड अक्कर रफली एवरी 28 days। ओके, मतलब और देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बनाया एज़ पर योर डिमांड। तो बच्चों जो उसमें भी आपको इजी लगे आप वो उसी में से देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं कहूँगी कि आप इसमें से देखिए जो अभी हम ये वाला पढ़ रहे हैं ना ऊपर, तो आप ये वाला देखिए। बाद में अगर कभी आप दोबारा इसको डाउनलोड करें या दोबारा आप देखें पढ़ें या कुछ समझ में ना आए तब आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ग्रुप के मेंबर नहीं है तो वो मेंबर बन जाएं, तो उससे आपको अच्छे अच्छे इसी तरीके से वीडियो एंड नोट्स मिलते रहेंगे हर सब्जेक्ट में। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो वो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनिस्ट्रल जो पीरियड होता है टिपिकली जो होता है वो 4 to 7 days तक होता है, मतलब नॉर्मल डेज होते हैं उसके। किसी के 4 days होता है, किसी के 7 days तक रहता है, किसी का 6 days रहता है, मतलब कि 4 to 7 days इट्स नॉर्मल पीरियड्स एंड अकर रफली एवरी 20 days। और उसके बाद ये रफ एक आइडिया है कि हर 28 डेज़ के बाद ये फिर से दोबारा इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल। एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर पीरियड, अब जो इरेगुलर पीरियड जिसे बोला है वो क्या है, उसके अंदर आता है कि पीरियड दैट अकर फ्यूअर देन 28 डेज, यानी कि 28 डेज से कम का भी उसमें हो सकता है इरेगुलर पीरियड में, यानी कि 28 डेज ना वो पूरे करेगा, यहाँ तक टच भी नहीं होगा कि उसको जो फर्स्ट मेनिस्ट्रल साइकिल उसका जब अभी हुआ है जैसे, तो उसका लास्ट हो गया जैसे 5th डेज में या 6 days में या 7 days में, जो भी अभी आपने पढ़ा था 4 to 7 days। तो फॉर एग्जांपल उसका 7 days में लास्ट हुआ, तो जब 7 days से 28 डेज होंगे तो 28 डेज पूरा नहीं होगा, वो क्या करेगा 28 डेज से पहले ही उसकी दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ये समझ में आ गया आपके। और मोर देन 35 डेज अपार्ट, मतलब कि जो 35 डेज को कुछ होते हैं जो अब देखिए 28 डेज नॉर्मल है ना, 28 to 29 ऐसे आप समझ सकते हैं, एक महीने का गैप समझ सकते हैं। तो वो क्या करेगा 20 डेज से भी ऊपर पहुंच जाएगा 35 डेज तक का। ठीक है, तो उससे मतलब वो इसका जो पीरियड होता है वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 28 डेज से ज़्यादा टाइम वो ले सकता है दूसरी मेनिस्ट्रल साइकिल स्टार्ट होने के लिए। आया समझ में। मिसिंग 3 और मोर पीरियड इन रॉ, और किसे बोलते हैं इरेगुलर पीरियड। एक तो हो गया कि कम टाइम में जल्दी जल्दी आ जा रहा है, जैसे कि ये आपने देखा 28 डेज से पहले ही मेनिस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो गया। दूसरा देखा कि 35 डेज से भी ऊपर हो गया तब स्टार्ट हो रहा। और नेक्स्ट क्या है कि मिसिंग 3 और मोर, यानी कि 3 पीरियड मिस हो सकते हैं उसके, और या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि जैसे अभी एक बार मेंसिस हो गई जो भी वुमेन है, तो हो सकता है उसका नेक्स्ट मंथ ना आए, उसके नेक्स्ट भी ना आए, उसके नेक्स्ट भी ना आए, और या उसके नेक्स्ट भी ना आए, तो कम से कम वो 3 या 4 या उससे भी ज़्यादा पीरियड उसके क्या हो सकते हैं एक ही टाइम में मिस हो सकते हैं, यानी कि वो नहीं होगी उस समय। ठीक है, उसका जो ये जो होता है एब्सेंट होगा मेनिस्ट्रल साइकिल। ठीक है, एंड मेनिस्ट्रल फ्लो दैट मच हैवियर एंड लाइटर। और क्या हो सकता है इसमें जो मेनिस्ट्रल फ्लो होगा उसकी जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, यानी कि ब्लीडिंग उसकी कम होगी या ज़्यादा होगी देन यूजुअल, जितना कि नॉर्मली होना चाहिए। आ गया होगा समझ में आपके। इरेगुलरिटीज़ क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब इरेगुलर पीरियड देखते हैं। व्हाट आर इरेगुलर पीरियड क्या होते हैं वो अभी हमने देखा था। अब फिर से इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि जो पीरियड हमने बताया नॉर्मली 20 एज तक रहता है यूजुअली, बट नॉर्मल मेनिस्ट्रल जो साइकिल होती है कैन रेंज फ्रॉम 28 डेज टू 35 डेज। लेकिन जो नॉर्मल मेनिस्ट्रल साइकिल होती है, ये तो जो 28 डेज का था ये नॉर्मल था, लेकिन इसकी रेंज क्या हो सकती है 28 डेज टू 35 डेज इसकी रेंज हो सकती है। इनफैक्ट ये देखिए अधिकतम आमतौर पर 28 दिनों में होती है। ठीक है, जैसे यहाँ हमने आगे पढ़ा था फर्स्ट वाली स्लाइड में 28 दिनों में होती है, लेकिन सामान्य जो मासिक धर्म होता है 21 दिन से 35 दिन तक हो सकता है। ठीक है, ये वाला वही जो हमने डेज पढ़े थे। इनफैक्ट
द एवरेज साइकिल लेंथ 29 डेज, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो 29 डेज है वो नॉर्मल इसकी एक साइकिल की रेंज हो सकती है। जो गैप गैप हमने देखा था ना कि इतना इतना तक नॉर्मल तो उसकी 28 डेज 29 डेज होगा, लेकिन इरेगुलरिटीज़ में क्या होगा, वो कम भी हो सकता है, 35 से ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे करके आप ईजी लैंग्वेज में समझ लीजिए। मैनी थिंग कॉजेज इरेगुलर, अब इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं इरेगुलर पीरियड के, जिसको कि इरेगुलर मेनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं इरेगुलर पीरियड को। तो जिसमें क्या से हो सकता है, एक तो हार्मोनल चेंज हो सकते हैं, उसका लेवल मदर में या वुमेन में हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो वुमेन हो, और उसके स्ट्रेस हो सकता है, सर्टन हेल्थ कंडीशन हो सकती है, यानी कि कुछ बीमारियां हो सकती है, कुछ चिंता फिक्र स्ट्रेस है ना, एनजाइटी, और हार्मोनल लेवल का बढ़ना घटना, जो भी हार्मोनल जो वुमेन के होते हैं वो वाले, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो सकते हैं रिलेटेड टू मिनिस्ट्रुअल साइकिल एंड मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन वो ले रही होगी उसकी वजह से भी इसमें इम्पैक्ट पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा कुछ और अदर कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर पीरियड, अब इरेगुलर पीरियड जो हो रहे हैं उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये पीरियड जो होते हैं मतलब योर पीरियड इज स्टिल कंसिडर रेगुलर इवन इफ इट वेराइटीज इफ वेरी स्लाइटली फ्रॉम साइकिल टू साइकिल, अगर एक साइकिल से दूसरे साइकिल में थोड़ी बहुत वेरी मतलब थोड़ी बहुत चेंजेज होता है, वेरीज करती, वेरीज का मतलब होता है थोड़ा बहुत भिन्नता, कहने का मतलब है कोई 28 डेज में कंप्लीट हो रही है, अब 28 डेज के बाद हो सकता है उसकी जो नेक्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल है वो हो सकता है उसकी 29 डेज रहे हों और फिर आ गई हो, यानी कि ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल में ही इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये ऐसा ऐसा होता है। तो इसमें क्या, अब इसमें क्या बोला, एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर मेनिस्ट्रुअल साइकिल, अब इरेगुलर में क्या होगा कि इसमें जो होगा मतलब ये जो रेगुलर ही मानेंगे इसको, जो अभी हमने देखा था कि कुछ वेरीज कुछ चेंजेज हो रहे थे ना, किसी को 28 किसी को 29 किसी को 30 डेज, तो इसमें गैप गैप भी हो रहा था, तो ये इसको एक नॉर्मल साइकिल ही मानेंगे, हर साइकिल में नॉर्मल, कोई 28 डेज के बाद आ जा रहा है, कोई 29 डेज की, कोई 30, इस तरीके से, तो ये नॉर्मल कंसिडर इसको किया जाएगा। लेकिन अगर ये इसके एग्जाम्पल है इरेगुलर, अब ये तो था रेगुलर, अब जो इरेगुलर मेनिस्ट्रुअल साइकिल है वो जैसे आपने देखा था कि 28 डेज से कम हो सकता है, 35 डेज से ज़्यादा हो सकता है उसका टाइमिंग नेक्स्ट साइकिल का, ठीक है। और उसमें क्या हो सकते हैं, कुछ जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल होते हैं मंथली जो होता है वो मिस भी हो सकते हैं, नहीं भी आ सकता है, जैसे 3 महीने तक कंटिन्यू नहीं आया, एक बार आया फिर 3 महीने तक कंटिन्यू नहीं आया, या 4 महीने नहीं आया, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 to 5, इस तरीके इरेगुलर बोलेंगे इसको। और जो मेनिस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी कि जो उसकी ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मली नहीं हो रहा, या तो बहुत ज़्यादा फ्लो में है और या तो बिल्कुल कम होता है, इसको इरेगुलर में मानेंगे। और पीरियड दैट लास्ट लॉन्गर देन 7 डेज, ठीक है। और ये जो पीरियड्स होता है, प्रोसेस होता है, ये जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल का, ये 7 डेज से भी ज़्यादा ऊंचा आगे बढ़ जा रहा है, यानी कि हमने माना था कि 7 डेज तक नॉर्मल था, 4 to 7 डेज, किसी का 4 डेज में ही फिनिश हो जाता है, उसके बाद नहीं होगा, किसी का 6, किसी का 5 डेज तक रहता है, किसी का 6 डेज तक रहता है, किसी का, तो ये 7 डेज तक इसको नॉर्मली कंसिडर करा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इरेगुलर में क्या होता है, उसकी जो साइकिल होती है वो लंबी भी हो सकती है, यानी कि उसकी जो लेंथ होती है पीरियड, ठीक है, टाइम उसका, और इसकी जो लेंथ ऑफ टाइम होता है बिटवीन साइकिल वेरीज बाय मोर देन 9 डेज, ठीक है। तो इसका जो साइकिल की जो बीच में जो चेंजेज होते हैं, लेंथ ऑफ टाइमिंग, यानी कि वही मैंने बोला जो 5 4 3 2, यानी कि 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, किसी को बहुत कम भी होता है। तो जो इसकी लेंथ होती है ये वेरी करती है मोर देन 9 डेज, 9 डेज से ज़्यादा भी है, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, चक्रों के बीच की समय 9 दिनों से अधिक भिन्न होती है, 9 दिनों से भी ज़्यादा ये चेंजेस इसमें हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 साइकिल इन 28 डेज एंड नेक्स्ट साइकिल इज़ 37 डेज, समझ रहे हैं कि पहली साइकिल का बीच में गैप था 28 डेज़ का, अब जो दूसरी साइकिल आ गई उसमें आ गया 37 डेज़ का, और तीसरी साइकिल होगी 29 डेज़ का। तो कहने का मतलब है कि एक साइकिल से दूसरी साइकिल के बीच में जो टाइमिंग होता है वो वेरी करता है, मतलब वो मतलब एक सा नहीं रहेगा, चेंज होता रहता है, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है, टाइमिंग होती है साइकिल की। और पीरियड दैट आर अकम्पनीड बाई सीवियर पेन,
तो इसको भी इरेगुलर मानेंगे जो इस तरीके का हो रहा। और अगर इसमें क्या होता है, सीवियर पेन हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रही है, यानी कि वही जो उसको क्रैम्पिंग मतलब ऐठन टाइप की जो होती है, ऐठन होना, नौजिया मतलब जी घबराना, वॉमिटिंग जैसा आना, या फिर सच में वॉमिट होना, तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, वॉमिट तक आने लगती है, तो ये भी इरेगुलरिटीज़ में आएगा। ठीक है। ब्लीडिंग और स्पॉटिंग देन हैपन बिटवीन पीरियड। अब जब उसका पीरियड का मेंस्ट्रुअल टाइम में उसको क्या हो रहा है, या तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर उसको ब्लीडिंग ना होके केवल स्पॉटिंग थोड़ा सा दिख रहा है स्पॉट। वो कब दिख रहा है, जब आफ्टर मीनोपॉज, यानी कि मीनोपॉज हो गया था, बिल्कुल उसकी मेंसेस जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, उसी को मेनोपॉज बोलते हैं, वो एज में होती है ना 40 to 50 के बीच में। तो और आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद उसको क्या दिखता है, हल्की सी ब्लीडिंग दिख रही है या फिर स्पॉटिंग दिख रही है, तो ये भी इरेगुलरिटीज़ में आएगा। ठीक है। उसने सोचा मीनोपॉज हो गया, लेकिन मीनोपॉज होने के बाद भी वो थोड़ा हुआ, तो वो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल में आएगा, उसमें टेस्ट कराने की ज़रूरत है। ठीक है। सोकिंग थ्रू वन और मोर टैम्पोन्स और सैनिटरी पैड इन एंड आर। ठीक है। यानी कि 1 घंटे में वो जो होती है, जो उसका सैनिटरी पैड होते हैं वो सोक हो रहे हैं, मतलब ब्लीड हो रहा है उसको, तो वो कितना हो रहा है, 1 भी हो सकता है 1 घंटे में, और उससे ज़्यादा भी टैम्पोन उसके हो रहे हैं, यानी कि पैड्स उसके यूज़ हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है, वो भी इरेगुलरिटीज़ में आएगा, यानी कि इतनी ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग उसको हो रही है। ठीक है। फिर है योर मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉट ऑलवेज भी प्रिडिक्टेबल, यानी कि इसका आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसी डेट को, हर थ्री डेट को ही मेरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर वुमेन ये नहीं सोच सकती हर थर्ड 3 4 वो अपने लिए प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगी, यानी कि वो ये पहले से नहीं बता पाएगी कि मुझे 3 तारीख को मेंसेस होगा या 4 तारीख को होगा या 5 तारीख को होगा, ऐसा उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं होता है। ठीक है। ये उसको नहीं कर सकते ऑलवेज। और एन मे बी ओके, दैट मे बी ओके, तो ये नहीं कर पा रहे, तो ये नॉर्मली होगा, ये नॉर्मल है, ऐसा होता ही है कि एक ही डेट पे या एक ही टाइम पे नहीं होता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। थोड़े थोड़े डेज में, 28 डेज का साइकिल है, तो हर मंथ में किसी किसी डेट पे आएगा। ठीक है। इट्स नॉर्मल टू हैव स्लाइट वेरिएशन इन साइकिल लेंथ, इसलिए जो ये नॉर्मल है, नॉर्मली में क्या होता है कि थोड़ा सा वेरिएशन होता है लेंथ में। ठीक है। जो ये साइकिल होती है इस तरीके की, एक साइकिल में जो डेज़ का, जो बीच में जो डेज़ होते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। हैव अ मेंस्ट्रुअल पीरियड दैट सीम स्लाइटली हैवियर और लाइटर इन फ्लो देन योर प्रीवियस ब्लीडिंग। अब इसमें क्या होता है कि एक तो ये होगा कि वेरिएशन हो रहा है लेंथ में, दूसरा क्या होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है वो स्लाइटली हैवियर होगा, या तो बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है या बहुत हल्का फ्लो हो रहा है उसको ब्लीडिंग, मतलब बहुत कम ब्लीडिंग है पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो पहले में उसको होता था। ठीक है। फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आर फेयरली कॉमन, जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है वो नॉर्मली जो होती है वो कॉमन होती ही है, सभी में हो जाता है, तो इसको नॉर्मल मानेंगे। एंड यू डोंट हैव टू बी एबल टू प्रिडिक्ट योर साइकिल, इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको प्रिडिक्ट कर पाए, पहले से ही बता पाएँ कि मुझे तो इसी समय ये वाली साइकिल आएगी 3 तारीख को या 4 तारीख को, इसको पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। टू द एग्जैक्ट डे इसको नहीं बता सकते फॉर इट टू बी कंसिडर नॉर्मल, और नहीं बता पा रहे हैं तो ये भी नॉर्मल में आता है, क्योंकि जो साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है, किसी की 29, किसी की 30, वो चेंजेबल, हल्का छोटा मोटा वेरिएशन उसमें होता है। ठीक है। कंडीशन रिलेटेड टू इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। अब जो इरेगुलर मेंसेस होता है, जो महवारी जिसे बोलते हैं हिंदी में, इसे पीरियड भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं और महवारी भी बोलते हैं हिंदी में, तो इसको जो ये एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं इसमें, तो इसको किस नेम से जानते हैं, तो वही इसमें कंडीशन है, ये कंडीशन मतलब। ठीक है। तो एक होता है एमनोरिया। एमनोरिया क्या होता है, एमनोरिया इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब इसमें क्या होता है, जो मेंसेस जो होती है, जो पीरियड होता है वो एब्सेंस होता ही नहीं है, और डिफाइंड एज मिसिंग, और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि मिसिंग 1 और मोर मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि एक मेंस्ट्रुअल पीरियड या उससे ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होते हैं, मिस होते हैं, नहीं हो पाते हैं। ठीक है। प्राइमरी जो एमनोरिया होता है, रेफर टू द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज समवन हु हैज़ नॉट हैड अ पीरियड बाय एज 15। तो जो प्राइमरी एमनोरिया होता है, देखो एमनोरिया बोला है, एमनोरिया का मतलब होता है, हो सकता है उसको पहले से कभी हुआ और उसके बहुत लंबा गैप हो गया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को एमनोरिया बोलते हैं। और जो प्राइमरी एमनोरिया होता है ये तो सेकेंडरी में आ जाएगा, जो एक बार हुआ लेकिन बहुत टाइम तक गैप हो गया। लेकिन जो प्राइमरी एमनोरिया होता है वो क्या होता है कि पहले से ही उसको एक बार
बार भी मेंसेस नहीं हुआ, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, किसी को भी ऐसा हो सकता है कि उसको मेंसेस ही ना हो, इसी को बोलते हैं प्राइमरी एमनोरिया। और ये जो होता है इसमें ये कब होता है, हैज़ नॉट हैड अ पीरियड बाय एज 15, यानी कि जब वो 15 वर्ष की महिला होती है या बच्ची होती है तभी से उसको क्या नहीं हुआ, एक बार भी मेंसेस नहीं आया, इसको एमनोरिया बोलते हैं, प्राइमरी एमनोरिया। ठीक है, फिर है मीनोपॉज, इसमें गायनोकोलॉजी हेल्प लेनी होती है उसी जो प्राइमरी एमनोरिया होता है, एक बार जरूर से कंसिडर वो फॉलो करना चाहिए डॉक्टर को। देन है मीनोपॉज, मीनोपॉज क्या होता है, विच जनरली अकर बिटवीन एज 45 टू 50, तो ये 45 से 55 की एज के बीच में जो होता है उसको मीनोपॉज बोलते हैं, जो कि इसमें क्या होता है कि मेंसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। इट हैवेंट स्टार्टेड menstruating by age 15 और 16 और विद इन 3 ईयर ऑफ योर ब्रेस्ट डेवलपिंग। ठीक है, और यू मे ऑल्सो हैव एमनोरिया। ठीक, तो मीनोपॉज कब होता है, जब 45 से 55 की एज होती है तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब वुमेन जो होती है 15 ईयर या 16 ईयर की होती है तो उसमें क्या होते हैं, चेंजेज आते हैं, तो जब उसकी जो ब्रेस्ट डेवलपिंग हो रही होती है उस समय भी उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टार्ट नहीं हुआ था, एक बार भी नहीं हुआ था, जबकि उसके ब्रेस्ट क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, यानी कि उसमें जो ये फीमेल जो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उसके वो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उसको अभी भी मेंसेस नहीं हुआ। यू मे ऑल्सो हैव एमनोरिया, तब तो इसको भी क्या मानेंगे, एमनोरिया ही मानेंगे। ठीक है, फिर है ओलिगो एमनोरिया। ओलिगोमेनेरिया में क्या होता है कि अ कंडीशन वेयर योर पीरियड अकर फ्रिक्वेंटली। अब इसमें क्या होता है, एक स्थिति जब ये जो होती है मेंसेस तो आता है लेकिन फ्रिक्वेंटली आता है, कभी आता है और कभी नहीं आता, कभी गैप हो जाता है। ठीक है, यू मे गो मोर देन 35 डेज, और क्या होता है ये, इसमें जो होते कभी कभी इतना ज़्यादा समय भी लग जाता है, यानी कि 35 डेज तक का भी बीच में गैप हो जाता है बिटवीन द पीरियड, यानी कि एक पीरियड आया, अब 35 डेज का टाइम हो गया तब भी दूसरा पीरियड नहीं आ रहा, और हैव 6 to 8 पीरियड अ ईयर, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 5-6 1 मंथ नहीं आया, 2 मंथ नहीं आया, 3 मंथ, यानी कि 6 to 8 मंथ तक भी कभी कभी गैप हो जाता है, उसी को बोलते हैं ओलिगो एमनोरिया। ठीक है, फिर है डिस्नोरिया किसे बोलते हैं, मेडिकल टर्म, ये भी एक मेडिकल टर्म है, एक ऐसा शब्द है मेडिकली जिसका मतलब होता है पेनफुल पीरियड, यानी कि पीरियड तो हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पेन के साथ हो रहे हैं, एंड सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी आ रहे हैं, यानी कि ऐठन भी साथ में हो रही है पेट में। ठीक है, वो लोअर एब्डोमेन जिसे बोलते हैं, जहाँ पे यूट्रस होता है, तो बाहर से जो वुमेन होती है या जो गर्ल होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन फील करती है और क्रैम्प भी फील करती है। ठीक है, सम डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग दिस साइकिल इज़ नॉर्मल। ठीक है, सम डिस्कम्फर्ट उसका होगा उसके साइकिल के समय, तो ये क्या होगा, उसका नॉर्मल माना जाएगा, ये डिस्मेनोरिया को भी कोई ज़्यादा ये डिसऑर्डर नहीं माना जाता, नॉर्मली माना जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, अब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कब किसे बोलेंगे कि जब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इज़ द ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग जिसमें क्या होता है कि बिटवीन मंथली पीरियड, जो कि मंथली पीरियड यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में जो ब्लीडिंग होती है उसी को बोलते हैं यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग आप किसे बोलेंगे, जब वो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग और एन एक्सट्रीमली हैवी ब्लीडिंग, तो वो जब बहुत ज़्यादा लंबे समय से, यानी कि 5 डेज भी हो गए, 6 डेज भी हो गए, 7 डेज भी हो गए, लेकिन वो लंबे समय तक चलती जा रही है, ब्लीडिंग हो रही है उसे कंटिन्यू, और बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, एक्सट्रीमली हैवी हो रही है, उसी को बोलेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, फिर है सिम्टम एंड कॉजेज, अब इससे क्या लक्षण होते हैं और क्या कारण होते हैं। देर आर मैनी कॉजेज ऑफ इरेगुलर पीरियड, बहुत सारे कॉजेज होते हैं इरेगुलर पीरियड के, जिसमें कि रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रेस हो सकता है, यानी कि चिंता फिक्र जो भी स्ट्रेस वगैरह एंजाइटी वगैरह होती है वो हो सकता है, या फिर सीरियस अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन, कोई भी बीमारी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में असर पड़ रहा है डायरेक्टली। ठीक है, सर्टेन हेल्थ कंडीशन आर एसोसिएटेड विथ मिस मेंस्ट्रुअल पीरियड दे हैव इंक्लूड। अब ये जो कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन होती हैं जो कि क्या करती है, मेंसेस ना आने पर क्या से मतलब जुड़ी रहती हैं,
मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो मेंसेस के मिस होने से मतलब क्यों मिस हो रही है उसका असर, कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन का असर इस पे से पड़ता है। जैसे कि होता है देखिए कुछ स्वास्थ्य स्थितियाँ यानी कि हेल्थ कंडीशन होती है जो मासिक धर्म ना आने से जुड़ी होती है, ठीक है, और वे सम्मिलित होती है। वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिससे कि मेंसेस में प्रॉब्लम आती है? वो होती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ठीक है। एक तो होती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जिसमें कि कभी क्या होता है कि अब इसको पीआईडी भी शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दैट अफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बैक्टीरियल अफेक्ट मतलब बैक्टीरिया के वजह से यानी कि किसी भी इन्फेक्शन के वजह से हुआ जिसमें कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, सिस्टम होते हैं फीमेल के, वो उसमें असर पड़ता है, ठीक है। इट्स टिपिकली कॉज बाई एन अनट्रीटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि एसटीआई इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि किसके वजह से होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अफेक्टेड होता है जिसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, वो किसके वजह से होता है, एसटीआई की वजह से होता है। यानी कि जिसको कि मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया होगा लेकिन उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा, उसको दिखाया नहीं गया डॉक्टर को और ना कोई एंटीबायोटिक ली गई, तो उसी से क्या होगा, इसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंटर योर वजाइना थ्रू दी, जब ये जो सेक्सुअल इंटर ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो बैक्टीरिया क्या होगा, एंटर करेगा वजाइना के थ्रू और स्प्रेड होगा यूट्रस में, और उसके बाद क्या होगा, मतलब यूट्रस और जो हमारा जो ये फीमेल जो होती है उनका जो अपर जेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसमें ये इन्फेक्शन पहुंचाते हुए उसको इन्फेक्टेड करेगा पेल्विक रीजन को, ठीक है। इसके सिम्टम क्या होंगे, इसमें हैवी वजाइनल डिस्चार्ज होगा विथ एन अनप्लेजेंट ओडर का मतलब होता है कोई स्मेल, बैड स्मेल, ठीक है। तो बैड स्मेल के साथ उसको वजाइनल डिस्चार्ज होगा, वो भी ज़्यादा होगा, और इरेगुलर पीरियड एंड पेल्विक पेन, साथ में उसको पेन भी होगा जो कि इरेगुलर होगा, रुक रुक के होगा, और पेन भी मतलब डिस्कम्फर्ट भी होगा। फिर है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिस्ट होंगे और बहुत सारे सिस्ट हो सकते हैं ओवरी में, इसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। तो इन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है, पीसीओएस, तो योर ओवरी मेक लार्ज अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स, ठीक है। अब ये सिस्ट है ना ओवरी के अंदर बहुत सारे, पॉलीसिस्टिक किडनी भी आपने सुना होगा, उसी तरीके से पॉलीसिस्टिक ओवरी को भी आप समझ सकते हैं, ओवरी सिंड्रोम को भी उसी तरीके से होगा। बहुत सारे सिस्ट इसमें होते हैं जो कि जिसमें फ्लूइड फिल होता है, उसके वजह से जो ये ओवरी होती है वो क्या करती है, लार्ज अमाउंट में एंड्रोजन्स को सिक्रीट करती है यानी कि बनाती है। तो ये क्या होता है, एक हार्मोन होता है एक टाइप का, ठीक है। दिस हार्मोन प्रिवेंट टू डिले ओव्यूलेशन। तो ये हार्मोन क्या करता है, जो डिले ओव्यूलेशन होता है मतलब उसको रोकता है, एंड कॉजिंग इरेगुलर पीरियड, जिसके वजह से क्या होगा, इरेगुलर पीरियड हो, यानी कि ओवुलेशन नहीं हो पाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी, तो जिससे वो क्या हो जाएगा, पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। एंड पीपल विथ पीसीओएस में स्टॉप मेंस्ट्रुएटिंग कम्प्लीटली, और ये इसके वजह से क्या होता है कि जो मेंसेस होता है वो स्टॉपली कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो एंड्रोजन्स क्या होता है वो आपको पता ही है, ये क्या होता है, सेक्स हार्मोन होता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, लेकिन फीमेल में ये बहुत ही लो, बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो जो कि क्या करती है, ओवरी ज़्यादा बनाने लगती है, जिस समय पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, ओके। और नेक्स्ट कॉज है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस कंडीशन अकर इन सिसजेंडर, यानी कि जो सिजेंडर्स वुमेन होती है अंडर 40 एज, यानी कि 40 साल से जो कम उम्र की सिजेंडर्स वुमेन होती है, हुज ओवरी डजंट फंक्शन, जिनकी ओवरी क्या नहीं करती है, काम नहीं करती एज दे शुड, जैसा उसको करना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है वुमेन की ओवरीज का, ऐसा काम ये जो सिजेंडर्स वुमेन की वो ओवरी नहीं कर पाती है, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है, मिस्ड और इरेगुलर पीरियड होते हैं, यानी कि कुछ पीरियड या तो आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो वही जो हमने अभी देखे थे कि इरेगुलर किसको कहते हैं, उसी टाइप के पीरियड इसमें होंगे। इट कैन अकर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। ये कब होता है, जब कोई कैंसर का, या तो ये तब भी हो सकता है जब कोई कैंसर का ट्रीटमेंट कर मतलब कैंसर को ट्रीट कर रहा हो, और अब कैंसर का ट्रीटमेंट यही होगा ना कि कुछ कीमोथेरेपी दी जाएगी, रेडिएशन थेरेपी दी जाएगी, तो ये इसके समय ये भी कॉज होता है। इफ़ यू हैव सर्टन ऑटोइम्यून डिजीज, और या फिर क्या होता है, कुछ सर्टन ऑटोइम्यून उसको डिजीज कंडीशन है वुमेन को, यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन है उसके वजह से, जिसमें कि अपने हेल्दी सेल क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है, ऑटोइम्यून सिंड्रोम में, ठीक। और अब ये सिजेंडर्स वुमेन वो होते हैं बच्चे जिनका कि जेंडर में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन डॉक्टर उसको फीमेल
बोलती हैं आफ्टर चेक कि ये जो है वो फीमेल है, तो उनको बोलेंगे सिजेंडर वुमेन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉज है थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर, यानी कि थायराइड ग्लैंड, मैंने अभी आपको ये इससे जस्ट बिफोर मैंने ये डाला है हाइपोथायरॉयडिज्म में और हाइपरथायरॉयडिज्म में डिफरेंट, तो दोनों में मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मेड सर्च में, मेडिकल एंड सर्जिकल में। तो जो थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर की वजह से भी ये सब होता है, ठीक है। तो हाइपो का मतलब होता है अंडर एक्टिव थायराइड, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, मतलब कम काम कर रही है, और हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ओवर एक्टिव थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा एक्टिव हो रही है, ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, तो इसका भी किस पे असर पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। एंड अदर थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर अफेक्ट योर हार्मोन, और भी कुछ अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म के अलावा थायराइड के अदर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि सीधा सीधा क्या करते हैं, हार्मोन उनसे क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, हार्मोन की प्रक्रिया बनाने में असर पड़ता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, पीरियड जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉज है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब यू में एक्सपीरियंस हैवी मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग इफ यू डेवलप अ ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अगर कोई वुमेन है उसको मेनिस्ट्रुअल साइकिल में जो हैवी मेनिस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो वो कब होगा, या तो उसको कोई ब्लड डिसऑर्डर है या फिर ब्लीडिंग कंट्रोलिंग डिसऑर्डर है, तो उसके वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तभी ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। देन मतलब मेंसेस में भी असर पड़ेगा। यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर, इसमें मतलब जो कुछ सटन ऐसे कैंसर होते हैं जो कि क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं मेनिस्ट्रुअल पीरियड में, वो मेनिस्ट्रुअल पीरियड में अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप के कैंसर होते हैं, ठीक है। चेंजेस में इंक्लूड ब्लीड दैट हैवियर और यूजुअल मिस्ड पीरियड, तो इसके वजह से क्या होगा, जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा हो सकती है या फिर वो पीरियड ही मिस हो सकते हैं, यानी कि इरेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। लाइफ स्टाइल फैक्टर एंड इरेगुलर पीरियड, अब लाइफ स्टाइल कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं और कैसे ऐसे पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ अपनी लाइफ स्टाइल भी होती है जिसकी वजह से हमारा डेली की जो लाइफ स्टाइल रूटीन वर्क होता है, तो और जो हमारा जो डिस्टर्ब्स और ये डिस्ट्रप्शन एंड चेंजेस इन योर डेली रूटीन कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो हमारा डेली रूटीन होता है, यानी कि हम किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके का हमारा ऑक्यूपेशन होता है, और उसका भी बहुत ज़्यादा, और कैसा हमारा खान पान रहन सहन उठना बैठना, तो उसका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में सीधा असर पड़ता है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल होते हैं इसके लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, एक तो स्ट्रेस आ जाएगा, चिंता फिक्र वगैरह, या फिर उसके वजह से भी इसमें इफेक्ट असर पड़ता है। और गेनिंग, या तो वो वेट बहुत ज़्यादा गेन कर रही है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जिसका उसका भी असर पड़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और एक्सेसिव रूटीन दैट जो एक्सरसाइज रूटीन दैट रिजल्ट इन वेरी लो बॉडी फिट, और जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है उनके रूटीन लाइफ में, तो उससे भी क्या होता है, जो बॉडी का जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि उसका भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जिसमें कि ये आते हैं, डांसर आते हैं और जिम्नास्ट आते हैं इसमें, है ना, ये वाले, और रनर्स आते हैं, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस जो लॉन्ग ये करते हैं उनका इसमें सीधा सीधा असर पड़ सकता है, यानी कि वो कम हो सकती है उनकी, या इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं, ठीक है। और अदर कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है सडन मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है उसकी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी, यानी कि कुछ मेडिकेशन का भी असर पड़ता है सीधे सीधे इरेगुलर साइकिल बनाने में, और कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रेगनेंसी के, या ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है मदर, तो उसका भी पीरियड पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, पीरियड जो होते हैं इरेगुलर हो जाते हैं। अदर कॉजेज के और भी अदर कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कि कुछ ऐसी बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जिसमें वो लेने से कंट्रोल होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में असर पड़ता है। मोस्ट जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन, तो उसमें क्या होता है, जो फीमेल हार्मोन होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो दे पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय कीपिंग योर ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग एग। तो ये क्या करती है, जो ये जो हार्मोन होती है, कॉम्बिनेशन हार्मोन, जिसको कि ये लिया जाता है पिल्स के रूप में, तो ये क्या करती है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ली जाती है, और ये हमारी जो ओवरी होती है उससे एग को रिलीज करने से रोकती है, तो जिससे कि प्रेगनेंसी रुक जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका सीधा असर पड़ेगा। गोइंग ऑन एंड ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल, और ये जो
हमेशा इसका जो लेना, इसको छोड़ना, बर्थ कंट्रोल पिल को कभी लेना कभी ना लेना कैन अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में असर डालता है। यू मे हैव इरेगुलर और मिस पीरियड, और आपको क्या करा सकता है, कुछ पीरियड मिस करा देगा या इरेगुलर पीरियड हो जाएंगे फॉर अप 6 मंथ आफ्टर द डिसकंटिन्यू बर्थ कंट्रोल पिल। अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल को छोड़ा, इसको डिसकंटिन्यू किया, तो आफ्टर 6 मंथ, उसके 6 महीने के बाद क्या हो सकते हैं, मिस पीरियड हो सकते हैं या इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं। ठीक है। फिर है मेडिकेशन। मेडिकेशन में जैसे कि स्टेरॉइड है, कुछ मेडिकेशन होती है, जैसे स्टेरॉइड हो गया, एंटीकोगुलेंट ड्रग हो गई, यानी कि जो कि ब्लड को पतला करती हैं, ब्लड थिनर इसे बोलते हैं इसीलिए, तो इन मेडिकेशन का भी क्या पड़ता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो सब मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग तक डाला है, तो आप देख सकते हैं। एंड मिस कैरेजेज, मिस कैरेज मतलब होता है अबॉर्ट हो जाना ना, कोई भी बेबी जब कंसीव करती है, प्रेगनेंसी होती है, तो मदर की प्रेगनेंसी रुक नहीं पाती, वो अबॉर्ट हो जाती है, मिस कैरेज बोलते हैं उसको, मिस कैरेज भी उसको बोलते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यूट्रस में ना होके आउटसाइड ऑफ द यूट्रस क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है एग, यानी कि इम्प्लांट भी हो जाएगा वहाँ पे, वहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा आउटसाइड ऑफ द यूट्रस में, वहीं पे उसका बेबी बनने लगेगा, यानी कि जहाँ उसको नॉर्मल यूट्रस में बनना चाहिए वहाँ ना बन के वो फिलोपाइन ट्यूब में या कहीं भी आउट ऑफ यूट्रस वो इम्प्लांट हो जाएगा एग, तो उससे उसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। उसका भी सीधा सीधा असर किस पे पड़ता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अब इसके डायग्नोज और टेस्ट क्या करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि ये है, तो हाउ आर इरेगुलर पीरियड डायग्नोज, इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, इसका जांच क्या कराएंगे इसमें। इफ़ यू हैव सेंस चेंज इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिगिन कीपिंग रिकॉर्ड, आपको उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी पड़ेगी कि आपको कब पीरियड स्टार्ट हुआ और कब उसका एंड हुआ। ठीक है। यानी कि कौन से मंथ में स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ, उसकी एक रिकॉर्डिंग चार्ट बनाना पड़ेगा और नोट करने पड़ेंगे सिम्टम, यानी कि आपको उस समय क्या क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा था ना, सिम्टम भी उससे मैच हो रहे हैं कि नहीं, तब आप कर पाएंगे। एंड अमाउंट ऑफ फ्लो, किस तरीके, कितने पैड आपके, अमाउंट ऑफ फ्लो को आप कोई ऐसे तो मेज़र नहीं कर सकते एमएल वगैरह में, तो आपको पैड से, हमेशा ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि उसको कैसे करते हैं पीपीएच वगैरह में, उसके पैड को काउंट करके कि एक आवर में कितने पैड उसके यूज़ हो रहे हैं, कितने पैड उसके भीग रहे हैं, इस तरीके से ये अमाउंट ऑफ फ्लो को भी इस तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है। और एंड इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस क्रैम्पिंग, अगर आपको क्या हो रहा है कि जकड़न हो रही है, यानी कि ऐठन की भी एक्सपीरियंस हो सकता है, तो ये सिम्टम को नोट करना होगा। ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड और पासिंग लार्ज क्लॉट, और पीरियड क्या हो रहा है उसके जो होता है, मतलब पीरियड के बीच में या तो उसको ब्लीडिंग हो रही है या फिर उसको स्पॉट हो रहे हैं या फिर उसको लार्ज अमाउंट में क्लॉट पास हो रहे हैं, ये सारा जो भी हो रहा है वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दीज आर ऑल हेल्पफुल टू शेयर विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये सारा भी जितना भी आपने नोट किया, रिकॉर्ड किया, ये आपको अपने डॉक्टर्स को दिखाने में और उससे बात करने में आपको हेल्पफुल रहेगा और डॉक्टर को भी डायग्नोज करने में मदद मिलेगी। टू डायग्नोज इरेगुलर पीरियड योर प्रोवाइडर विल आस्क योर अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेडिकल हिस्ट्री, तो जब आप डायग्नोज के लिए, जब डॉक्टर से चेक कराएंगे, तो डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर इरेगुलर पीरियड को आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछेंगे आपसे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं किसी भी तरह की, जैसे आज भी हमने देखा था, हाँ, ये थायराइड से रिलेटेड या हाइपरटेंशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की। एंड दे ऑल परफॉर्म फिजिकल एग्जाम, और आपका सारा फिजिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि पेल्विक एग्जामिनेशन भी इंक्लूड होगा। ठीक है, जो हमने आगे आगे प्रीवियस स्लाइड में देखा था। एंड दे माइट ऑल्सो ऑर्डर सर्टन टेस्ट, उसके अलावा भी कुछ सर्टन टेस्ट उसके हो सकते हैं, जो कि क्या हो सकते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड हो सकता है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा इरेगुलर ब्लीडिंग को ड्यू टू द यूट्राइन, अगर आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें दिखेगा कि पेल्विक फाइब्रॉइड्स हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको देखने के लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, और इससे फाइब्रॉइड भी दिख जाएंगे, पॉलिप्स भी दिख जाएंगे, और ओवरीज सिस्ट भी, जैसे हमने देखा था कि उसमें सिस्ट हो रही थी ओवरी में, तो वो भी दिख जाएगी, अगर पॉलिप है तो वो भी दिख जाएंगे, फाइब्रॉइड है वो भी दिख जाएंगे। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टिश्यू होती है, ग्रोथ जो बनती रहती है यूट्रस में, उसी को फाइब्रॉइड बोलते हैं। ठीक है। एंड एंड्रोमेट्रियल बायोप्सी इसमें हो सकती है। इसमें क्या करेंगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एक छोटा सा पीस रिमूव करते हैं सैंपल के लिए, कहाँ से, लाइनिंग
ऑफ योर यूट्रस, यानी कि यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है उसमें से एक छोटा सा टिश्यू उसका ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, डायग्नोस करने के लिए उससे हेल्प मिलेगी उस टिश्यू से, ठीक है। और एंड्रोमेट्रियोसिस, मेट्रोसिस इसको बोलते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस और ये जो होता है ना प्री कैंसरस सेल, तो ये देखने के लिए कि भाई इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, या प्री कैंसरस सेल है, या एंडोमेट्रियोसिस है, इसको डायग्नोस करने के लिए ये बायोप्सी का काम करना होता है। एंड और क्या करेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या करेंगे, ये भी एक प्रोसीजर होता है जो कि क्या करता है, इनसाइड ऑफ यूट्रस को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू डायग्नोस एंड टेस्ट सर्टन कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग के क्या कारण हो सकते हैं वो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें यूट्रस को देख सकते हैं अंदर उसके। फिर है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, क्या होगा इसका, ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर पीरियड डिपेंड और अंडरलाइन कॉज, अब उसको किस तरीके की ब्लीडिंग हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या स्पॉट में हो रही है, या लंबे लेंथ में हो रही है, ये या मिस्ड हो रही है, तो ये डिपेंड करता है उसके इरेगुलर पीरियड किस टाइप का है, उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर इसमें मेडिकेशन से इसको ट्रीट कर सकते हैं, आर ऑफन टू फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर इरेगुलर पीरियड, यानी कि मेडिकेशन को फर्स्ट ट्रीटमेंट माना जाता है इरेगुलर पीरियड का, ठीक है, और उसी से इसको ट्रीट किया जाएगा। इफ़ मेडिकेशन इफ़ मेडिकेशन डजंट हेल्प, अगर मेडिकेशन उसमें हेल्प नहीं करती है तो प्रोवाइडर में रिकमेंडेड सर्जरी, तो प्रोवाइडर क्या करेगा, प्रोवाइडर मीन यहाँ पे डॉक्टर से है, जो डॉक्टर होते हैं उसको सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं, ठीक है। देन पॉसिबल मेडिकेशन इंक्लूड, अब इसमें कुछ मेडिकेशन होती है जो नीचे इसमें है, जिसमें कि एक तो होता है इसको ट्रीट करने के लिए हार्मोनल बर्थ कंट्रोल ली जाएंगी, जिसमें कि क्या होगा कि जो इरेगुलर और हैवी ब्लीडिंग कॉज बाय द पीसीओएस, यानी कि ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यूट्राइन फाइब्रोड और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो रहा था, एंड अदर मेडिकल कंडीशन में बी मैनेज विथ हार्मोनल पिल्स, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल, यानी कि ये जो सारी कंडीशन हमने पढ़ा अभी, तो उसको किससे मैनेज कर सकते हैं, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल से, जिसमें फाइब्रॉइड भी आ सकते हैं और एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकती है, जो मैंने अभी बता दिया क्या होती है, मेडिकल कंडीशन जो मदर की कुछ ऐसी होगी जिसको हार्मोनल बर्थ कंट्रोल यानी कि हार्मोनल थेरेपी देके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दे ऑल्सो हेल्प टू इरेगुलर योर साइकिल, वो जो होती है उसको किसके लिए देते हैं, जो इरेगुलर साइकिल थी उसको रेगुलेटिंग करने के लिए, यानी कि रेगुलेट करने के लिए भी उसको दी जाती है ये वाली पिल्स, ठीक है। एंड मेकिंग इट मोर प्रिडिक्टेबल, ठीक है, और इससे ये क्या करती है, जो साइकिल होती है उसको मोर प्रिडिक्टेबल बना देती है, यानी कि वो 35 तक जा रहा है तो अब वो क्या हो जाएगा, नियर आ जाएगा 28 29 के, ठीक है। एंड आप उससे पता लगा सकते हैं कि अब आपकी जो महवारी है वो आने वाली है। दीज कैन बी कॉम्बिनेशन हार्मोन बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है। तो ये क्योंकि क्या होता है कि जो ये हार्मोनल पिल्स होती है इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन होते हैं, तो कॉम्बिनेशन में हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स दैट कंसिस्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो इसमें क्या होते हैं, एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन होते हैं इसमें पिल्स में, और ओनली बर्थ कंट्रोल, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन और ये जो एस्ट्रोजन होते हैं ये क्या किया जाता है, बर्थ कंट्रोल के लिए इसमें यूज़ की जाती है, मतलब एज ए कॉन्ट्रासेप्शन इसको यूज़ कर सकते हैं। बोथ टाइप कम इन डिफरेंट फॉर्म लाइक पिल्स, अब ये दोनों तरीके से आते हैं, एक तो पिल्स के भी रूप में होता है, वजाइनल रिंग के रूप में होगा, इंजेक्शन के रूप में होगा, आईयूडी के रूप में होगा, इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसको बोलते हैं उसके रूप में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एंड ट्रेनेक्सामिक एसिड, ठीक है, इसमें होगा ट्रानेक्सामिक एसिड, ठीक है। ट्रेनेक्सामिक एसिड जो होता है वो होता है एक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द टेस्ट बाय द ट्रीट हैवी मेनिस्ट्रल ब्लीडिंग, हैवी मेनिस्ट्रल ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए ये वाला मेडिकेशन यूज़ किया जाता है। एंड और क्या किया जाएगा, यू टॉक 1 पिल एट द स्टार्ट ऑफ योर पीरियड टू कंट्रोल योर ब्लीडिंग, इसको क्या किया जाता है, एक जो आप एक पिल्स लेके स्टार्ट इसको कर सकते हैं कंट्रोल योर, ताकि आपकी जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो सके, ठीक है। एंड पेन रिलीवर, और पेन रिलीवर मेडिकेशन लेनी पड़ेगी इसमें, जो कि क्या करेगा, फाइन रिलीव पेन, माइल्ड टू मॉडरेट पेन, जो कि माइल्ड से मॉडरेट पेन को रिलीव करने के लिए, यानी कि बहुत सीवियर पेन हो रहा था उसको अब, या मॉडरेट हो रहा था, जो भी पेन होगा वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो उसको रिलीव करने के लिए पेन किलर उसको लेनी पड़ेगी। क्रैम्प को भी ये ठीक करेगा बाय टेकिंग एन ओवर द काउंटर पेन रिलीवर, और ये क्या करेगा, कुछ ऐसी काउंटर पेन होते हैं जो उसको भी रिलीव करेगा, ठीक है। एन ओवर द काउंटर पेन रिलीवर भी होते हैं सच एज द आइब्यूप्रोफिन एंड
असिटामिनोफेन, ठीक है। तो ये जो होता है ये काउंटर पेन होता है को भी रिलीव करेंगे, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर होते हैं इनको बोला जाता है, जो कि किसी भी तरीके के पेन को क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। अब होता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में क्या करेंगे, हार्मोन थेरेपी में बी हेल्पफुल इफ़ द इरेगुलर पीरियड इज़ ड्यू टू द पेरीमिनोपॉज। अगर पेरीमिनोपॉज के वजह से जो है होता है इरेगुलर पीरियड है, तो उसको हार्मोनल थेरेपी के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसमें ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी। इट कैन ऑल्सो हेल्प विथ अदर मिनोपॉजल सिम्टम। तो इसमें क्या होगा कि जो मिनोपॉजल सिम्टम थे, लक्षण थे मिनोपॉज के, उसके जो कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिसको कि ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी, जैसे कि वजाइनल ड्राइनेस जो हो जाता है ड्यूरिंग दी मिनोपॉज, उसको हेल्प करने में, ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी। हॉट फ्लैशेस को ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी, जो कि मैंने मिनोपॉज वाले वीडियो में डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं, जो कि इसी मिडवाइफरी में आपको मिल जाएगा। ये इन सब का मतलब मैंने वहाँ बताया। देयर आर रिस्क एसोसिएटेड विथ हार्मोन थेरेपी, ठीक है। और ये जो होते हैं हार्मोन थेरेपी के साथ ये सारे देखने को मिलेंगे इसके कुछ रिस्क। सो बी श्योर टू डिस्कस दैट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो कुछ ऐसे इसमें डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके की इसमें देखने को मिलेगी हार्मोन थेरेपी के कुछ रिस्क भी होंगे, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्थ केयर जुड़े जोखिमों के लिए आपको अपने डॉक्टर से पता करना पड़ेगा, ठीक है, बात करनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक, यानी कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के कुछ भी नहीं लेना है। एंटीबायोटिक, यू मे बी गिवन एंटीबायोटिक इफ़ द कॉज ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग। अगर इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम एन इन्फेक्शन, जो हमने अभी पढ़ा था STI वगैरह से, तो क्या करना है, एंटीबायोटिक उसको देना ज़रूरी है, ठीक है। एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगोनिस्ट, इसमें क्या करेंगे कि दीज मेडिकेशन श्रिंक द साइज ऑफ द यूट्रस फाइब्रोइड। ये मेडिकेशन क्या करती है, यूट्रस के साइज को छोटा कर देती है, श्रिंक कर देती है, ठीक है, साइज को, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कंट्रोल हैवी ब्लीडिंग, जिससे क्या होगा, यूट्रस की जो हैवी ब्लीडिंग है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, वो भी कंट्रोल करेंगी। बट टेम्परेली स्टॉप योर मेनिस्ट्रस पीरियड, लेकिन ये क्या करती है, मेनिस्ट्रल पीरियड को टेम्परेली अस्थायी रूप से जो होती है उसको रोक देती है, जो कि ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है। सर्जरी फॉर इरेगुलर पीरियड, अब मेडिकेशन से जितना होना था उतना हो गया, अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर लास्ट में तो सर्जरी ही है इरेगुलर पीरियड के लिए, ठीक है। देयर आर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। वो वुमेन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके की सर्जरी करनी है, और उसकी एज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो कितने एज की है। वेदर यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट इन द फ्यूचर, अब इसमें देखना पड़ेगा कि वो जो भी मदर है या लेडी है, वो फ्यूचर में फिर से प्रेग्नेंट वो होना चाहती है, तो उसको देखते हुए उसको क्या करना है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी ऑप्शन में देखना है कि किस तरीके का सर्जिकल ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर इरेगुलर पीरियड इंक्लूड, अब उसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो होगा एंड्रोमेट्रियल एब्लेशन। अब एंड्रोमेट्रियल एब्लेशन क्या होता है कि इसमें ये एक प्रोसीजर होता है, उसका नाम होता है, इसमें क्या किया जाता है, यूज़ की जाती है हीट को और कोल्ड को और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को यूज़ किया जाता है, किसके लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उन टिश्यूज़ को और लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, जो टिश्यूज़ होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन सब का यूज़ किया जाता है, हीट, कोल्ड और रेसिस का। तो इसमें क्या होगा कि सो यू ब्लीड लेस ड्यूरिंग पीरियड। तो उस समय क्या होता है कि जो मदर होती है या जो लेडी होती है, वो गर्ल्स होती है, वो उस समय पीरियड में क्या करती है, ड्यूरिंग पीरियड उनको ब्लीडिंग कम होगी, ठीक है। एंड द मस्ट हैव अ फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल टू हैव दिस प्रोसीजर, ठीक है। इसलिए ये इस समय क्या होना चाहिए उनके पास, वो यू मस्ट हैव, उस समय उनके पास एक जो बर्थ कंट्रोलर है वो भी प्रोसीजर के ड्यूरिंग दी प्रोसीजर होना चाहिए। इफ़ यू स्टिल विश टू गेट प्रेग्नेंट इन द फ्यूचर, अगर वो चाहती हैं कि अपने फ्यूचर में दोबारा से प्रेग्नेंट होना, तो यू शुडेंट हैव दिस प्रोसीजर, तो आपको इस प्रोसीजर को नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए आपके पास मतलब मैंने बोला ना, बर्थ कंट्रोलर का एक फॉर्म होना चाहिए, मतलब रूप है ये, इस तरीके का ये एक रूप है। अगर आपको बच्चा चाहिए तो ये वाला प्रोसीजर नहीं कराना चाहिए, ये इसका मतलब होता है शॉर्ट में। फिर है मायोमेक्टमी। जो मैक्टमी होती है, ये भी एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो फाइब्रॉइड होते हैं यूट्रस में, जो फाइब्रॉइड होते हैं ना, फाइब्रॉइड मतलब जो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ टिश्यू होती है, उससे जो
बन जाते हैं मांस, उसी को रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, ये भी क्या करता है, ये इसकी वजह से भी इरेगुलर ब्लीडिंग होती, तो ये इसको बोलते हैं मायोमेक्टमी, उनको रिमूव करने को, ठीक है। फिर है यूट्राइन आर्टरी इमोबलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या किया था, ये भी एक प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से क्या किया जाता है, कट्स ऑफ द ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई होती है उसी को कट कर दिया जाता है, जो कि यूट्रस की ब्लड सप्लाई होती है, जिससे कि जो यूट्रस के जो फाइब्रॉइड होते हैं उसमें क्या होगा, स्टॉप यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसमें कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लड उसको मतलब इसका भी उसको ब्लीडिंग नहीं होगी, मतलब कहने का। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का मतलब क्या होगा, कट कर देना उन आर्टरीज को, जिससे कि ब्लड सप्लाई कंटिन्यूएशन में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, जो यूट्रस की फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है। फिर है हिस्टेक्टमी। अब हिस्टेक्टमी क्या किया कि कब होता है, कि इन द सीवियर केसेस, अब इन सबसे भी हेल्प नहीं मिल पा रही है और बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, तो उसमें जो होता है सर्जरी में बी नेसेसरी टू रिमूव एक्सेस एंडोमेट्रियल टिश्यूज ग्रोइंग इन योर पेल्विस और एब्डोमन। जब आपको बहुत ज़्यादा जो पेल्विस और एब्डोमन रीजन पे जो भी टिश्यू है, उस जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उनको रिमूव करने के लिए ये करने को ही ये सर्जरी की जाती है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में की जाती है और बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो हिस्टेक्टमी माइट बी रिक्वायर एज अ लास्ट रिसोर्ट, मतलब ये जो होता है लास्ट एक सॉल्यूशन होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, इफ़ योर यूट्रस हैज़ बीन सीवियरली डैमेज। जब आपका यूट्रस बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, अब वो रिकवरी उसकी नहीं हो पा रही, तो हिस्टेक्टमी ही उसका एक कॉज होता है, ठीक है, ताकि मदर की लाइफ को सेव किया जा सके, ठीक। अब इसका प्रिवेंशन क्या करना है, इसको बचाव कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ रिकमेंड किए गए सेल्फ केयर, वो जैसे कि ट्राई टू मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल, अपनी जो भी लाइफ स्टाइल है हेल्दी उसको अपनानी चाहिए। कैसे अपना सकते हैं, एक्सरसाइजिंग करनी चाहिए, मॉडरेट एक्सरसाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ईटिंग जो होती है बैलेंस डाइट लेना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड होता है उसमें पूरी उसकी फ्रूट वेजिटेबल ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा जितना भी मतलब न्यूट्रिशियस फूड होते हैं वो ऐड होने चाहिए डाइट में उसके। इफ़ यू हैव वांट टू लॉस वेट, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज मॉडरेट और ईटिंग में न्यूट्रिशियस डाइट ले सकते हैं और हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना सकते हैं। डू इट ग्रेजुअली इंस्टेड ऑफ टर्निंग टू डाइट, ठीक है, दैट डिस्ट्रैक्टली, ये जो होता है ड्रास्टिकली जो होता है ये क्या करता है, लिमिट करता है आपके कैलोरीज को और फूड इंटेक को, ठीक है। ड्रास्टिकली जो होता है, ड्रास्टिकली जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से मतलब बहुत जल्दी जिसका मतलब वो असर करेगा, कि यदि जो होता है अगर आप कर रहे हैं तो वो उसको क्या करेगा, उन कैलोरीज़ को काफ़ी हद तक का लिमिट कर देगा, कम कर देगा कैलोरीज़ को और फूड के इंटेक को। ये कैलोरीज जो ज़्यादा हो जाती है फूड इंटेक जो हम ले रहे हैं, तो उनको क्या कर देगा, लिमिट करेगा, उसको कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। डू इट ग्रेजुअली इंस्टेड ऑफ टर्निंग योर डाइट। ये जो डाइट होती है ये क्या करती है, ग्रेजुअली इसको जो होती है डाइट से भी क्या होता है, उसमें कैलोरी में और फूड इनटेक में क्या हो सकता है, लिमिट हो सकता है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ऐसा आहार लेने के बजाय धीरे धीरे करें, जो आपकी कैलोरी और भोजन से काफ़ी हद तक सीमित हो सके, यानी कि कम कैलोरी लें और भी जो न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें सारी कैलोरी मिल जाए, एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें और मॉडरेट एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड लें, तो इससे और आपका अगर वेट कम करना है तो उसको भी करें, और ये जो होता है अपनी डाइट से भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। मेक श्योर यू गेट इनफ रेस्ट, और हमेशा इनफ रेस्ट लेना चाहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज़ करना की प्रैक्टिस करनी चाहिए, धीरे धीरे स्ट्रेस को भी रिड्यूस करना चाहिए। तो अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, माइंड डाइवर्शन थेरेपी लेनी चाहिए और कट बैक ऑन प्रोलॉन्ग और इंस्टेंट एक्सरसाइज रूटीन। और अपनी जो एक्सरसाइज जो रूटीन होती है, रूटीन एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना लेके क्या करना चाहिए उसको, लंबे समय तक और गहन व्यायाम, ये यहाँ पे लिखा है ना, लंबे समय तक या गहन व्यायाम दिनचर्या में कटौती करें, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, मतलब मॉडरेट आप थोड़े समय तक के लिए रूटीन में अपनी एक्सरसाइज को रख सकते हैं, ठीक है। यूज़ बर्थ कंट्रोल पिल, और अपने पिल्स को भी ये यूज़ कर सकते हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल होती है, और अदर कंट्रासेप्टिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो कि होते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। एंड चेंज योर टैम्पोन एंड सैनिटरी पैड, ठीक है,
और अपने जो पैड होते हैं, सैनिटरी पैड होते हैं, एवरी 4 to 6 आवर में उसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, टू अवॉइड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिससे कि जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो ना हो एंड इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। उसके बाद है लिविंग विथ, अगर किसके साथ रहना, कि ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, व्हेन शुड यू सी योर प्रोवाइड अबाउट इरेगुलर पीरियड, जब आप देखते हैं कि आपका पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अनियमित धर्म के बारे में अपने जो डॉक्टर होते हैं उनसे कब आपको संपर्क करना चाहिए, उसी के बारे में इसमें है। तो इसमें क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर से जो डॉक्टर होते हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, अपने पेनफुल और इरेगुलर पीरियड के बारे में उनको सिम्टम को, जो भी कुछ आ रहा है, जो भी कुछ उनको दिख रहा है इरेगुलर सिम्टम या पेनफुल सिम्टम, तो उसके लिए डॉक्टर को बताना चाहिए कि सीवियर पेन है, क्रैम्प के साथ है, यानी क्रैम्प मतलब वही ऐठन के साथ है, ड्यूरिंग द पीरियड और बिटवीन द पीरियड, यानी कि पीरियड के बीच में अगर उनको इस तरीके का पेन है तो उसको डॉक्टर को बताना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। यूजुअली हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि जो उनके पैड होते हैं वो जो होते हैं वो एवरी आवर, मतलब हर घंटे में, एक एक घंटे में वो 2 या 3 पैड या 4 पैड अगर यूज़ हो रही है एक ही घंटे में, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर को बताना चाहिए। और पासिंग लार्ज क्लॉट, और या फिर उनको बहुत ज़्यादा क्लॉट आ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो भी डॉक्टर को बताना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पीरियड लास्टिंग लॉन्गर देन 7, अगर 7 डेज से भी ज़्यादा लंबा टाइम मेंसेस का हो रहा है तो भी बताना चाहिए। वजाइनल ब्लीडिंग जो होती है और स्पॉटिंग आफ्टर द, मतलब ये जो मीनोपॉज का टाइम हो गया है, मीनोपॉज होने के बाद भी उसको क्या हो रहा है, मीनोपॉज के बाद या तो उसको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या फिर स्पॉटिंग हो रही है, तो उसको डॉक्टर को बताना चाहिए, यानी कि सलाह लेनी चाहिए। पीरियड द बिकम वेरी इरेगुलर, और उसके पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो रहे हैं, और एंड हैड रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो क्या करना चाहिए उसको, पीरियड दैट बिकम वेरी वेरी इरेगुलर, बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, आफ्टर यू हैव हैड रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले आपको क्या होता था, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो इरेगुलर में चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो रहे हैं, तो भी डॉक्टर को बताना चाहिए। नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रहे हैं, डॉक्टर को बताना चाहिए ड्यूरिंग योर पीरियड, ठीक है। और सिम्टम ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, तो इसको शॉर्ट में TSS भी बोलते हैं, अगर ये सिम्टम है तो भी डॉक्टर को इससे सलाह लेनी चाहिए, सच एज द फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, फेंटिंग, डिजीनेस है तो डॉक्टर को बताना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब दिस चैनल, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, और लाइक तो एक बनता ही है, लाइक भी करते जाएं, कमेंट भी करें, और कौन सी वीडियो चाहिए या फिर वीडियो में क्या कुछ कर सकते हैं नया, वो भी आप बताइएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।